तो आज हम लोग फाइलम पॉरीफेरा पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जो टर्म है पॉरीफेरा, दो शब्द है पोरस एंड फेरा। पोरस का मतलब होता है पोर्स एंड फेरा का मतलब होता है वियरर्स, यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को कॉमनली हम स्पॉन्जेस कहते हैं। ये प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं। कैसे हैं ये? प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं। अब देखिए, अगर हम देखें कि ये रहते कहाँ हैं, ये रहते कहाँ हैं, तो ऑल आर एक्वेटिक, सारे के सारे जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, उनमें से भी मोस्टली मैरीन, मतलब ज्यादातर तो समंदर के पानी में रहते हैं, खारे जल में रहते हैं, लेकिन फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ मेंबर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ठीक है, अब ये एनिमल जो है वो होते हैं सेसाइल। सेसाइल होते हैं मतलब ये फिक्स्ड होते हैं, इनमें लोकोमोशन नहीं होती, ये चल फिर नहीं सकते हैं, एक जगह से चिपके रहते हैं, मतलब अटैच रहते हैं किसी सबस्ट्रेटम से। ठीक है, तो ये कैसे हैं? सेसाइल हैं। इसके अलावा ये सॉलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब ये सिंगल सिंगल भी रह सकते हैं और कॉलोनियल यानी कि ग्रुप में भी रह सकते हैं। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि बॉडी जो है वो बहुत सारी सेल से मिलके बनी होती है। बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान है, यानी कि बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ सेल। बहुत सारी सेल से मिलके बॉडी बनी है, लेकिन याद रखना है कि टिश्यू नहीं बना है, यहाँ पे टिश्यू नहीं होती। ठीक है, अब अगर सिलोम की बात करें तो ये ए सिलोमेट एनिमल है, सिलोम एब्सेंट है। कैसे एनिमल है ये? ए सिलोमेट एनिमल है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम सिमेट्री की बात करें इनमें, तो ये जो है स्पॉन्जेस मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, कुछ स्पॉन्जेस में सिमेट्री प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे कि साइकॉन में एंड ल्यूकोसोलेनिया में। तो याद रखिएगा कि जो स्पॉन्जेस हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यू रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब आइए, अब हम इनका देखते हैं कि ये बाहर से कैसे दिखते हैं। तो देखिए, ये इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी पे ना बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं। अब ये जो पोर्स हैं ये दो तरह के हैं, एक वो होते हैं जो कि बहुत सारे हैं लेकिन छोटे छोटे पोर्स हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इन्हें कहते हैं ऑस्टिया। इन्हें क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। ये इनलेट्स हैं, मतलब इनसे ही वाटर जो है स्पॉन्ज की बॉडी में अंदर एंटर करेगी। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? माउथ की तरह काम कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें माउथ वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो माउथ वगैरह कैसे होगा? लेकिन चूंकि इससे पानी जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो हमने कह दिया कि माउथ की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये एक लार्ज पोर है, ये वाली, इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये आउटलेट है, यहां से वाटर जो है वो एग्जिट करता है। और तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एनस की तरह काम कर रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन्हें कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया किसके लिए है? तो फॉर एंट्री ऑफ वाटर के लिए है, यहाँ से वाटर स्पॉन्ज की बॉडी में एंटर करेगा, और जो ऑस्क्यूलम है यहाँ से वाटर एग्जिट करेगा। अब सवाल ये है कि आखिर इनकी बॉडी में जो वाटर है वो लगातार क्यों जा रहा है वाटर? क्योंकि देखिए, मैंने बोला अभी कि ये सेसाइल हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, अटैच हैं एक जगह पे, तो अभी इनको फूड चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट रिमूवल, इन सभी के लिए वाटर का जो एक लगातार पानी का जो बहाव है वो बने रहना चाहिए। इसको अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अब आइए, अब आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अब अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो यहाँ पे मेनली तो दो लेयर है। ठीक है, दो लेयर्स है। जो आउटर लेयर है इसे कहते हैं पिनेकोडर्म, आउटर लेयर को कहते हैं पिनेकोडर्म, और जो इनर लेयर है इसे कहते हैं कोएनोडर्म। ठीक है, अब जो आउटर पिनेकोडर्म है ये किसकी बनी है? तो ये बनी होती है पिनेकोसाइट्स से, जो कि कैसी सेल है? फ्लैट सेल्स है, एंड पोरोसाइट्स से, जो कि ओवल सेल्स हैं। याद रखिएगा,
आउटर लेयर पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म किसकी बनी है, तो पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स से, ठीक है। अब जो इनर लेयर है कोएनोडर्म, ये बनी है कोएनोसाइट्स से, और इसी कोएनोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम समझ लेंगे। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म के बीच में है मिडल मीजेनकाइम। ये एक जिलेटिनस लेयर है, जेली लाइक लेयर है। देखिए लिखा है बिटवीन दीज टू लेयर्स, मतलब पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म, इन दोनों के बीच में अ जिलेटिनस मटेरियल मीजेनकाइम इज प्रेजेंट, जिसमें कि विच कंटेन सर्टन अमीवोसाइट्स, जिसमें कुछ अमीवोसाइट्स होती है। अमीवोसाइट्स मतलब अमीवा लाइक सेल्स होती है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। अब देखिए ये जो अमीवोसाइट्स हैं ये कई तरह की होती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम लिखा है। पहले क्या लिखा है, कुछ जो होती है वो होती है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट जो है वो स्पॉन्जेज की टोटीपोटेंट सेल होती है, मतलब कि आर्कियोसाइट से स्पॉन्ज की किसी भी सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। आर्कियोसाइट स्पॉन्जेज के किसी भी सेल में मॉडिफाई हो सकती है, ठीक है। अब अगला है ट्रोफोसाइट्स। इसे नर्स सेल भी कहते हैं क्योंकि ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, आगे देखेंगे कैसे करती है। इसके अलावा है स्क्लीरोब्लास्ट, ये स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और है स्पॉन्जियोब्लास्ट, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रोड्यूस करती है। और ये जो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं ये स्पॉन्ज के स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में समझेंगे। और साथ ही आपको याद रखना है ये जो कोएनोसाइट्स है ना इनर लेयर में, ये इनर कोएनोडर्म लेयर है, इसमें जो कोएनोसाइट्स हैं ये पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं, ये आपको याद रखना है। अब आइए हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। पहले इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ जी आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो सपोज ये कोई स्पॉन्ज था, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इसका काट दिया सेक्शन, हमने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर दिया। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब समझिए, देखिए आप जानते हैं कि इनकी स्पॉन्जेस की बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। एक बड़ा पोर है इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। अब देखो इनकी जो बॉडी है वो होती है हॉलो, बॉडी हॉलो होती है, मतलब इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, और इनकी कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील, या फिर इसे ही पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। आपको याद रखना है वाटर जो है ऑस्टिया से एंटर करेगा स्पॉन्जोसील में, और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। ये आपको याद करना है, याद रखना है। अब देखो इनकी जो बॉडी है इसमें लूजली अरेंज्ड सेल से लेयर बन रही है, ठीक है। आप जानते हैं, अभी आपने लेयर्स पढ़ा है, तो देखो ये जो पिंक कलर में बनाया है मैंने, ये है सपोज कर आप सोच लो कि ये आउटर लेयर है। आउटर लेयर कौन सा, पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म बनी होती है पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट से, ये आपने अभी पढ़ा। तो ये आउटर लेयर है पिनेकोडर्म, और पिनेकोडर्म बनी है पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट से। और ये जो काली कलर में दिख रही है लेयर, ये सपोज करना है, ये मानना है आपको कि ये है कोएनोडर्म, और ये किससे बनी है, ये बनी है कोएनोसाइट से, या इसे ही क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स कहते हैं। और व्हाइट कलर में जो दिख रहा है ये आप समझ लो कि ये है मिडल मीजेनकाइम। अब देखो, अब ये इतना पार्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इतना पार्ट को मैं अलग से आपको और भी एनलार्ज करके दिखाती हूँ, डिटेल में जूम करके आप कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, हाँ जी, तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे इतना पार्ट को और भी जूम करके आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आप सेल्स भी देख पाएंगे, उसमें आपको सेल्स नहीं दिख रही थी बट यहाँ पे दिखेगी। तो ये देखिए, ये आउटर लेयर हो गई सबसे बाहर, आउटर लेयर, इसे क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म कहते हैं। पिनेकोडर्म बनी है पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट से। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो सेल है, ये वाली पिंक कलर में जो दिख रही है, ये है पिनेकोसाइट, ठीक है। ये क्या है, पिनेकोसाइट है। और पिनेकोसाइट के बीच बीच में ये है पोरोसाइट, और यहाँ पे ये ऑस्टियम है, एक है तो ऑस्टियम कहते हैं। और पोरोसाइट की जो बाहर वाली ओपनिंग है इसे ही कहते हैं ऑस्टियम, ठीक है। तो आउटर लेयर आपने देखा, आउटर लेयर कौन सी है, पिनेकोडर्म है। पिनेकोडर्म किससे बनी है, पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट से बनी है। अब इनर लेयर की बात करते हैं, इनर लेयर है कोएनोडर्म, और ये बनी होती है, ये देखो ये दिखाया है कोएनोसाइट है। ये वाली सेल कौन सी सेल है, कोएनोसाइट है, या इससे ही हम कहते हैं कॉलर सेल। तो ये कोएनोसाइट्स हो गई,
या फिर इसे हम क्या कहते हैं, कॉलर सेल कहते हैं। और अंदर ये स्पॉन्जोसील, इसकी कैविटी हो गई ये स्पॉन्जोसील। तो वाटर यहां से एंटर करेगा स्पॉन्जोसील में, ठीक है। अब देखो ये जो कॉलर सेल है या कोइनोसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। तो यहां पे अब आप देखो कि आपको यहां पे एक कॉलर सेल को अलग से निकाल के अलग से बना के दिखाया गया है, यहाँ पे एक कॉलर सेल, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे ये इसका कॉलर है, ठीक है। इसको कॉलर सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोविलाई से बना हुआ कॉलर प्रेजेंट है, तो इसे कॉलर सेल भी कहते हैं। और यहाँ पे देखो बीच से ये फ्लैजिलम निकल रहा है, तो इसे फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल भी कहते हैं। अब ये एनसीईआरटी की लाइनें याद रखिएगा कि जो कोएनोसाइट्स हैं या जो कॉलर सेल्स हैं, कोएनोसाइट्स लाइन स्पॉन्जोसील एंड द केनाल्स। जो कोएनोसाइट्स हैं ये स्पॉन्जोसील को लाइन करती है। इस डायग्राम में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये कोएनोडर्म है, तो यहाँ पे ऐसे कोएनोसाइट होंगी, है ना। यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे मैं बना रही हूँ एक दो, यहाँ पे ये कोएनोसाइट है ना, ये कोएनोसाइट होगी यहाँ पे। और ये स्पॉन्जोसील है, तो ये स्पॉन्जोसील को लाइन कर रही है ना, कोएनोसाइट स्पॉन्जोसील को लाइन करती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये स्पॉन्जोसील है और स्पॉन्जोसील को जो कोएनोसाइट्स हैं ये लाइन कर रही है। तो ये पॉइंट अब क्लियर है। अब देखिए, अब इनका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ कॉलर सेल्स। इनका फंक्शन क्या है, तो देखिए क्या लिखा है। हाँ, तो देखिए इनका फंक्शन क्या है, क्या लिखा है, टू मेक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। कि देखिए यहाँ पे जो ये कोएनोसाइट्स हैं, इनकी जो फ्लैजिला है ये कॉन्टिन्यूअसली बीट करती है। इसके वजह से पानी का जो बहाव है वो बना रहता है। जो पानी है वो लगातार ऑस्टिया से एंटर कर रहा है और स्पॉन्जोसील में आ रहा है और फिर ऑस्क्यूलम से आउट हो रहा है। तो इसकी जो फ्लैजिला है वो लगातार बीट करती है, जिसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो बना रहता है। तो एक फंक्शन तो हो गया टू मेक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, और दूसरा है इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए, ऑस्टिया से जब पानी अंदर एंटर करेगी तो वाटर के साथ में फूड पार्टिकल्स भी आएंगे। सपोज ये फूड पार्टिकल्स भी आएंगे। उसके बाद ये देखिए, ऑस्टिया से वाटर एंटर करी स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील को लाइन कर रही है कोएनोसाइट्स, लाइन कर रही है। वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स भी आए, तो कोएनोसाइट्स की जो फ्लैजिला है, फूड इज कैप्चर्ड बाय द फ्लैजिला ऑफ कोएनोसाइट्स। ये कोएनोसाइट्स की जो फ्लैजिला है वो फूड पार्टिकल को कैप्चर करेगी और फिर फूड जो है वो कोएनोसाइट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, इस डायग्राम में समझिए और अच्छे से समझ में आएगा कि ये है कोएनोसाइट, एक कोएनोसाइट है। कोएनोसाइट्स स्पॉन्जोसील को लाइन कर रही है, ठीक है। वाटर जब अंदर ऑस्टियम से वाटर जब एंटर करा स्पॉन्जोसील में, तो वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स भी आए, ठीक है। और ये जो फ्लैजिला है, कोएनोसाइट्स की जो फ्लैजिला होती है वो फूड पार्टिकल को कैप्चर करती है और जो फूड है वो सेल के अंदर आ गई। अब सेल के अंदर इनका डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल्स में। तो डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए कहते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इनका एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। एक्चुअली यहाँ पे जो है फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू ट्रोफोसाइट्स। याद कीजिए, बताया था मिडल मीजेनकाइम में ट्रोफोसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूड का पार्शियल डाइजेशन होगा, फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू ट्रोफोसाइट्स। फिर ट्रोफोसाइट्स फूड का कंप्लीट ट्रोफोसाइट्स जो है वो फूड का कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट करेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। एक्चुअली जो ट्रोफोसाइट है वो इस मिडिल मीजेनकाइम में अमीवॉइड मूवमेंट करके घूम रही है और घूमते हुए ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो याद रखना है इनका फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो कहेंगे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। अब है वाटर कैनाल सिस्टम, या इसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेज है, ये स्पॉन्जेज का यूनिक फीचर है। वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो स्पॉन्जेज का यूनिक फीचर है। देखिए, स्पॉन्जेज में वाटर के फ्लो के लिए कुछ पोर्स और कैनाल्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिन्हें कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो जो ये कैनाल सिस्टम है ये क्या है,
स्पॉन्जेस में वाटर के फ्लो के लिए कुछ पोर्स एंड कैनाल्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, इसे कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। और आप जानते हैं कि देखिए वाटर जो है वो ऑस्टिया से एंटर करेगा स्पॉन्जोसील में और फिर ऑस्क्यूलम से आउट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अब सवाल है कि ये जो पाथवे है, दिस पाथवे हेल्पफुल इन, ये किस किस में मदद कर रहा है। तो पहला तो ये मदद कर रहा है फूड गैदरिंग में, दूसरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, तीसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट में, और चौथा ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कैसे, आइए इस पॉइंट को हम समझते हैं इस डायग्राम से। देखिए वाटर जो है ऑस्टिया से अंदर एंटर करेगा, ठीक है, स्पॉन्जोसील में। अब स्पॉन्जोसील को लाइन कर रही है कोएनोसाइट्स, स्पॉन्जोसील को कोएनोसाइट्स लाइन कर रही है, ठीक है। तो जब वाटर आया अंदर तो इसके साथ फूड पार्टिकल्स भी आए, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल जो है ये कोएनोसाइट्स की जो फ्लैजिला है फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करेगी और फिर इनका फूड का डाइजेशन होगा, ये आपने समझा। और दूसरा है कि ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। कैसे कि देखिए जब वाटर आया तो वाटर के साथ जब ऑस्टिया से वाटर एंटर किया स्पॉन्जोसील में तो वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो तो ये सेल्स जो है वो यूज कर लेंगी और बदले में क्या छोड़ देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फिर आउट बाहर चला जाएगा। और फिर तीसरा फंक्शन लिखा था कि ये रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। देखिए पानी जब जा रहा है ना तो बॉडी के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, बॉडी के जो भी वेस्ट है उसको भी बहा के लेके जाएगा। और चौथा ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कैसे, वो भी हम समझेंगे। तो आपने अभी यहाँ पे समझा कि जो दिस पाथवे हेल्पफुल इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। इतना आपने अभी समझा। अब आगे देखिए क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपने समझ ही लिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। डाइजेशन कैसा, इंट्रा सेलुलर है, सेल के अंदर हो रहा है डाइजेशन, तो डाइजेशन कैसा है, इंट्रा सेलुलर है। अब अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान है, यानी कि बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ सेल। आपको ये नहीं भूलना है कि यहाँ पे टिश्यू जो है ऐसा कुछ नहीं बना, टिश्यू वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं बट टिश्यू नहीं बना है। तो फिर जो है गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, तो गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, ठीक है। कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है इनमें। देखिए ये जो है मल्टी सेलुलर है लेकिन सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान है, इनमें टिश्यू नहीं बना, टिश्यू नहीं बना तो ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं है तो सिस्टम नहीं है, तो सारे बॉडी सिस्टम एब्सेंट है। रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, तो गैस एक्सचेंज कैसे होगा, तो गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। अब एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन ये कैसे होगा, तो ये भी होगा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब देखो, अब स्पॉन्जेस का जो एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है ये है अमोनिया, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर स्केलेटन की बात करें तो देखिए क्या लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, कि यहाँ पे जो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन है जो कि बना होता है स्पिक्यूल्स से या स्पॉन्जिन फाइबर्स से। अब याद कीजिए स्पिक्यूल्स कौन सी सेल सिक्रीट करती है, स्क्लेरोब्लास्ट, स्पॉन्जिन फाइबर्स स्पॉन्जियोब्लास्ट। अब ये जो है स्पिक्यूल्स ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, दूसरा होते हैं सिलीसियस स्पिक्यूल्स। जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और जो सिलीसियस स्पिक्यूल्स हैं ये बने होते हैं सिलिका के। इतना आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता है बर्डिंग से एंड फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं, है ना, कि बॉडी के फ्रेगमेंट से न्यू स्पॉन्ज बन जाएगा। और जो बर्डिंग है ये भी दो तरह का है, एक्सटर्नल बर्डिंग एंड इंटरनल बर्डिंग। अब जो एक्सटर्नल बर्डिंग है इसको समझेंगे बहुत ही आसान है। सपोज यहाँ पे ये एक कोई स्पॉन्ज है, ठीक है। अभी इसके बॉडी के बाहर यहाँ पे जो है एक आउटग्रोथ निकलेगी, ठीक है, इसी को बर्ड कहते हैं। ये क्या करेगी, ये साइज में जो ये ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद या तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक नया स्पॉन्ज बनाएगी, या फिर हो सकता है कि ये पेरेंट बॉडी से अटैच ही रहे, कॉलोनी फॉर्म करेंगे, ठीक है, कॉलोनी फॉर्म करेंगे, अटैच रहेंगे
तो एक्सटर्नल बडिंग समझा बहुत आपने, बहुत ही आसान है ना। यहाँ पे जो है बॉडी के बाहर बड का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा है इंटरनल बडिंग। इसमें क्या होता है ना कि बड का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है, बॉडी वॉल में होता है, मीजनकाइम में होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर बड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कहते हैं इंटरनल बडिंग, और इंटरनल बड को जेम्यूल्स भी कहते हैं। एक्चुअली जो इंटरनल बडिंग है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पॉन्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, इनका जो मिडल मीजनकाइम लेयर है उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम इंटरनल बड या जेम्यूल्स कहते हैं, और उसके अंदर आर्कियोसाइट्स सेल्स हैं, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो है जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और जेम्यूल्स के अंदर कुछ आर्कियोसाइट सेल्स हैं, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो आर्कियोसाइट्स हैं ही, उनसे न्यू स्पॉन्ज बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें इनमें मेल फीमेल ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स है, या कह सकते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं और मोनोइसियस हैं, ठीक है। अब ये हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स वो होते हैं जिनमें एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे कि एक ही स्पॉन्ज की बॉडी में एग्स एंड स्पर्म्स दोनों का फॉर्मेशन होगा। अब क्या है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और कैसा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों है, जब एक ही स्पॉन्ज की बॉडी में एग एंड स्पर्म दोनों बन रहे हैं तो एक ही स्पंज का जो स्पर्म है वो उसी के एग को फर्टिलाइज क्यों नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटोगाइनस कंडीशन है। प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या होते हैं, तो देखिए प्रोटोगाइनस मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि ओवा मैच्योर्स अर्लियर देन स्पर्मेटोजोआ, यानी कि यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं मेल गैमेट से। मेल एंड फीमेल गैमेट एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं, फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाते हैं, इसीलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। देखो अब जो स्पॉन्ज है वो क्या करेंगे, स्पर्म पानी में रिलीज कर देंगे। अब एक स्पंज का जो स्पर्म है उन्होंने क्या किया, पानी में रिलीज कर दिया। अब वो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू किसी दूसरे स्पंज की बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे स्पंज ने क्या करा, एक मिनट, हाँ अब देखिए समझेंगे आप इस पॉइंट को, एक मिनट, हाँ, कि स्पंज ने क्या किए, वाटर में स्पर्म रिलीज कर दिए। अब वो वाटर जो है किसी दूसरे स्पॉन्ज में एंटर करेगा, वाटर ऑस्टिया से एंटर करेगा, स्पॉन्जोसील में आएगा। स्पॉन्जोसील को यहाँ पे लाइन करती है कोएनोसाइट्स, जो कि कैसी है, फ्लैजिलेटेड सेल है। तो जब वाटर ऑस्टिया से अंदर एंटर किया तो वाटर के साथ स्पर्म भी आएंगे, और स्पॉन्जोसील को लाइन करिए कोएनोसाइट्स, ये कैसी है, फ्लैजिलेटेड सेल है। तो फ्लैजिला ऑफ कोएनोसाइट्स कैप्चर्स स्पर्म एंड पासिस इट टू ओवा डेवलपिंग इन मीजनकाइम, की कोएनोसाइट्स की जो फ्लैजिला है ये स्पर्म को कैप्चर करेंगे और उसको भेज देंगे कहाँ, ओवा के पास, जो कि कहाँ है, मीजनकाइम में है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मीजनकाइम में होगा। तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए तो कहा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आइए एक बार और देख लेते हैं, एक मिनट, ये वाला देखिए, फर्टिलाइजेशन हमने समझ लिया। यहाँ पे लार्वा इज प्रेजेंट। देखिए अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इनका जो डेवलपमेंट है इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्यों, क्योंकि लार्वा प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि लार्वा प्रेजेंट है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे लार्वा के नाम भी लिखे हैं, एक मिनट, पहले हम एक बार और समझ लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो समझिए, देखिए एग है, स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें, इंटरनल एंड क्रॉस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट से पहले यहाँ पे लार्वा डेवलप होता है। यहाँ पे लार्वा के नाम भी लिखे हैं, जैसे कि जो स्काइफा है इसका लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला, और ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा होता है पैरेन्काइमुला। ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं तो चलेगा, ठीक है। तो जाइगोट से पहले तो क्या डेवलप हुआ, लार्वा, ठीक है, और फिर इससे डेवलप होता है एडल्ट स्पॉन्ज। तो यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। अब चलिए इसको हटाते हैं। अब आइए,
अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनका। तो पहला क्या लिखा है, साइकॉन या स्काइफा, ये सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा स्पॉन्जिला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये कैसा है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। आपसे पूछा जाएगा कि कोई फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बताइए तो आपको बता देना स्पॉन्जिला, ठीक है। इसके अलावा है यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसमें स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो फिर क्या होगा, स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। और फिर अगला क्या है, ल्यूकोसोलेनिया, ये स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हो गए और इसी के साथ जो फाइलम पॉरीफेरा है ये कंप्लीट होता है और साथ ही हमारा लेक्चर भी यहीं पे हम लेक्चर भी एंड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के इस वीडियो में इतना ही।